हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नया टॉपिक गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी पे डिस्कशन करेंगे। तो गोल्जी बॉडी, ये डायग्राम बना हुआ है, ये गोल्जी बॉडी और एक यहाँ पे दिख रहा है इस साइड में। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि गोल्जी बॉडी का इन सबसे क्या रिलेशन है। तो ये जो है एक इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, आपने नाम सुना ही होगा। तो उसमें कुछ सेल ऑर्गेनल्स आपस में एक में मिलके काम करते हैं। तो गोल्जी बॉडी इन सब सेल ऑर्गन से मिलके एसोसिएटिव रूप से फंक्शन अपने कार्य करते हैं। तो ये न्यूक्लियस बना हुआ है, सेंटर में इसके न्यूक्लियोलस है रेड कलर का, और ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे ब्लू कलर के राइबोसोम्स चिपके हुए हैं। ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जिसपे राइबोसोम्स नहीं चिपके हैं ये वाले, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। राइबोसोम का लेक्चर इससे पहले अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग जाके देखिए। और आज गोल्जी बॉडी के बारे में बात करेंगे। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, इसका मेनली काम क्या होता है, पहले फंक्शन के बारे में थोड़ा देखते हैं पढ़ने से पहले। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, पैकेजिंग का काम करते हैं, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन कराते हैं, लिपिड का और प्रोटीन्स का। अगर बात किए थे ट्रांसपोर्टेशन की, जैसे कि इस टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मेरी जो जीभ है, टंग को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ऐसे ऐसे चल रही है। तो टंग की जो सेल्स होंगी, उसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगी, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होंगी। तो बराबर चल रही है, तो लिमिटेड एटीपी प्रोड्यूस हो रहे होंगे ना, तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। तो उसको ज़रूरत पड़ेगी कि जो आसपास की बॉडी सेल्स हैं, उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी मेरे पैर में जो है और यहाँ पे जो है, ये है शोल्डर पे है, इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, उसकी खपत तो हो नहीं रही होगी, सेलुलर फंक्शन के लिए हो रही होगी। बाकी कोई मैं दौड़ तो रहा नहीं हूँ या कोई ऐसा मेहनत का काम नहीं कर रहा हूँ, केवल बोल रहा हूँ। तो बोल रहा हूँ और ब्रेन एक्टिव है, तो दो जगह सेल्स का जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो साथ साथ यूटिलाइज हो रहा है, जितनी भी एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। तो थोड़ी देर, मान लो 1 घंटे तक मैं ऐसे ऐसे जीभ चलती रहेगी, बोलता रहूँगा, फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे डाउन हो जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे ऐसे आवाज़ आने लगेगी, क्योंकि एनर्जी सब लॉस हो जाएगी। तो उस एनर्जी को बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए गोल्जी बॉडी होते हैं, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये क्या करते हैं, जो दूसरी सेल्स हैं उनसे एनर्जी को लेके कहाँ लेके जाते हैं, जहाँ ज़्यादा ज़रूरी होती है एनर्जी की। और इम्पोर्टेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल सेल के अंदर, उनका एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट या परिवहन कौन करते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और ये ग्लाइकोप्रोटीन को बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन राइबोसोम्स में बनते हैं, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं। तो ये राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके हुए हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है, लिपिड सिंथेसिस होती है। अब ये लिपिड, यहाँ से ये वेसिकल दिख रहा है, इसको बोलते हैं वेसिकल। ये वेसिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता है, ठीक है, और ये घुस जाता है किसमें, गोल्जी बॉडी में। और गोल्जी बॉडी में इसका मैच्योरेशन होता है और कार्बोहाइड्रेट का एडिशन होता है, जिससे वो लिपिड ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको बताएंगे भी किस तरह से पैकेजिंग होती है और क्या क्या कार्य है गोल्जी बॉडी के। पहले इधर डायग्राम देखते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिपके रहते हैं। अब गोल्जी बॉडी का बायोजेनेसिस, पहले फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं, इनका फॉर्मेशन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें उसके इन्वेजिनेशन से, ठीक है, उसमें कुछ फोल्डिंग आ जाती है उससे, और टूट के पार्ट बाहर आ जाता है, जिससे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। या फिर न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन जो है, जो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो 2 प्रकार से गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो सकता है। अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जुड़े हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे राइबोसोम चिपके हैं, वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये स्मूथ है, जिसपे राइबोसोम्स नहीं है, ये कैसे है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जिस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी होती है,
वैसे ही इसमें भी सिस्टर्नी होती है। ये जो है ये सिस्टर्नी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी। और ये जो स्वेलिंग जैसे स्वेल कर गए हैं पार्ट, जो टर्मिनल एंड है, इनको बोलते हैं वेसिकल्स। ये क्या है? वेसिकल है, ठीक है। तो इस वेसिकल जब बाहर निकल जाते हैं तो कुछ मॉडिफिकेशन आ जाता है इनमें, जो कि लाइसोसोम बन जाते हैं ये वेसिकल जो होते हैं, ठीक है। अब लाइसोसोम का फॉर्मेशन, जब लाइसोसोम पढ़ेंगे हम लेक्चर में तो उसमें बताएंगे अच्छे से कि लाइसोसोम कैसे बनते हैं। इसमें से मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड की सिंथेसिस हुई, या जो राइबोसोम चिपके हैं प्रोटीन का सिंथेसिस किए, तो प्रोटीन सिंथेसिस के बाद में ये मैच्योरेशन के लिए जाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। तो ये यहाँ से देखो ये निकला है ये वेसिकल्स, इसमें जो ब्लैक कलर के डॉट है ये क्या है? लिपिड या प्रोटीन भरा हुआ है। ये इसमें घुस जाएंगे सिस फेस में। गोल्जी बॉडी का जो इधर का पार्ट है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होता है, उसको बोलते हैं सिस फेस। और जो अपोजिट साइड वाला होता है, अपोजिट मीन ट्रांस, तो जो सेल मेम्ब्रेन की ओर होगा उसको बोलते हैं ट्रांसफेस। तो वेसिकल्स हमेशा सिस फेस की ओर एंटर करते हैं, फिर इसमें मैच्योरेशन होता है। अब देखो ये इधर एंटर किएंगे। अब हर जितनी भी सिस्टर्नी है सबका इधर वाला पार्ट सिस है और इधर वाला ट्रांस। इसका भी ये जो सेकंड वाला है इसमें ये वाला पार्ट सिस होगा और इधर ट्रांस, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस। तो ये जो वेसिकल है इस वाले सिस्टर्नी में सिस की ओर घुसेंगे और ट्रांस की ओर निकलेंगे, फिर सिस की ओर घुसेंगे, ट्रांस की ओर, सिस ट्रांस। इस तरह से लास्ट में यहाँ वेसिकल ये बाहर निकल आ गया है। अब ये क्या है? मैच्योर हो चुका है, ठीक है। अब जो लिपिड यहाँ से लिपिड का वेसिकल अंदर घुसेगा इसमें सिस्टर्नी में, तो जैसे ही घुसेगा तो सिस्टर्नी के अंदर क्या होता है? उस लिपिड का मैच्योरेशन होगा, मॉडिफिकेशन होगा, कुछ कार्बोहाइड्रेट के पार्ट उस पर जोड़ दिए जाएंगे। तो इसीलिए लिपिड में क्या जोड़ा गया है? लिपिड में जोड़ा गया कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइको शब्द से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब लिपिड में कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाता है तो बन जाते हैं ग्लाइकोलिपिड। या अगर प्रोटीन सिस फेस में घुसा है और उसका ग्लाइकोसाइलेशन होगा इसके अंदर, फिर जो वेसिकल्स निकलेगा वो ग्लाइकोप्रोटीन होगा। प्रोटीन काहे में कन्वर्ट हो जाएगा? वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन में। ग्लाइकोप्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी फंक्शन के लिए। जैसे डीएनए हर एक व्यक्ति का सेम नहीं होता, उसी तरह से हर एक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। उसको जब ग्लाइकोप्रोटीन आगे बताएंगे उसके क्या फंक्शन है, तो इतना समझ लो ये जो लिपिड और प्रोटीन, ठीक है, बन रहे हैं राइबोसोम्स में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो ग्लाइकोसाइलेशन के लिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। ये उसका ग्लाइकोसाइलेशन करता है। बाकी सिक्रेशन कौन करता है? यही सिक्रेशन भी करता है बहुत सारे सब्सटेंसेस का। जितने भी सब्सटेंस सिक्रेटरी होते हैं उनका सिक्रेशन करता है। अब मैक्सिमम गोल्जी बॉडी कहाँ होंगे? जिस ऑर्गन में एक्सक्रेटरी ऑर्गन होंगे जो, वहाँ पे मैक्सिमम संख्या होगी किसकी? गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। जैसे हमारा लीवर है, लीवर सिक्रेशन का काम करता है, बहुत सारे सिक्रेशन होते हैं लीवर से, तो लीवर में मैक्सिमम होंगी गोल्जी बॉडी। पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज के अल्फा और बीटा सेल्स जो हैं उसमें हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, बहुत सारी चीज़ों का, एंजाइम्स का सिक्रेशन। तो जो एंजाइमेटिक और हार्मोनल ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं जो सिक्रेशन करती हैं, वहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स की संख्या, नंबर हमेशा मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इस तरह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नंबर भी अलग अलग हो सकता है। पहले डायग्राम को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद में आपको सब कुछ बताएंगे डिटेल में, इसके फंक्शन भी नोट करा देंगे, ठीक है, और कहाँ कितना नंबर होता है पूरा डिटेल में बताएंगे। तो गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की बात की जाए तो कैमिलो गोल्जी ने सन 1898 में किया था। साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी इन 1898, ठीक है। इसका कंपोजिशन प्रोटीन, लिपिड और एंजाइम, तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन, लिपिड और एंजाइम, ठीक है। प्लांट में इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। एल्गी हो या प्लांट हो, ठीक, एल्गी और प्लांट में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। किससे? डिक्टियोसोम। ये इसका ट्रांसफेस है और ये सिस। ट्रांस जो सेल मेम्ब्रेन के साइड का पार्ट है और सिस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस के साइड वाला पार्ट है, ठीक है।
और ये जो वेसिकल्स इसमें एंटर कर रहे हैं सिस फेज से और निकलते हैं किससे, एग्जिट करते हैं ट्रांसफेज से, और इसको बोलते हैं लाइसोजाइम। ये प्राइमरी लाइसोजाइम होते हैं। जब लाइसोजाइम का लेक्चर शूट करें तो उसमें आपको बताएंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोजाइम होते हैं। जो नया नया सिक्रीट होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से उसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। वो लाइसोसोम जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम कैसे हो, इनएक्टिव फॉर्म में। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। तो जब इसमें से निकलता है वो फर्स्ट टाइम वेसिकल, तो उसमें इनएक्टिव फॉर्म में हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आते हैं जिससे कि वो क्या बन जाता है, लाइसोसोम, मैच्योर लाइसोसोम बन जाता है। उसके एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। अब एक गोल्जी अपैरेटस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत जगह यूज होता है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस जब गोल्जी बॉडी और वेसिकल्स को एक साथ में, ये जो वेसिकल्स हैं और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इन दोनों को एक साथ में कंबाइंडली क्या बोलते हैं, गोल्जी अपैरेटस बोलते हैं, ठीक। तो ये इसके पार्ट तो आप लोग देख ही लिए हो, यहाँ पे बना हुआ है। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है और फंक्शन डायग्रामेटिकली आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से कार्य करते हैं। अब आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद में आपको बताते हैं किसमें कितना नंबर होता है प्लांट में और एनिमल में। एनिमल में भी कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिसमें कितनी संख्या हो सकती है और इनके फंक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। तो गोल्जी बॉडी के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था जॉर्ज ने। ये जॉर्ज जो थे इन्होंने आउल के नर्वस सेल्स के अंदर गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था, ठीक है। आउल की नर्व सेल में, इसको याद रखेंगे, नर्व सेल ऑफ आउल, नर्व सेल ऑफ आउल, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हूँ। जॉर्ज ने सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम आउल की नर्व सेल के अंदर ऑब्जर्व किया था। उसके बाद में मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसका कैमिलो गोल्जी ने दिया था। इन्हीं के सम्मान के में इसका गोल्जी बॉडी नाम दिया गया था। फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात की जाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो इसको फर्स्ट टाइम डाल्टन ने देखा था, इसलिए इसको डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। और गोल्जी बॉडी को लिपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिपोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें एटीपी का सिंथेसिस होता है, इसमें लिपोप्रोटीन्स और जैसे लिपोलाइसिस करवाता है, ग्लाइकोसाइलेशन करवाता है, लिपोसाइलेशन, ठीक है, इसलिए इसको लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। इन प्लांट सेल इसको डिक्टियोसोम बोला जाता है। जब बात करेंगे प्लांट सेल और एल्गी के अंदर, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिक्टियोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। साइज इनका वेरियस होता है, काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल होता है। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा सेक्रेटरी सेल्स हैं जिसमें जो स्राव करने वाली कोशिकाएं हैं, उसके अंदर इनका साइज जो है बड़ा होता है। बिगर इन सेक्रेटरी सेल्स, एग्जाम्पल लीवर सेल और पेंक्रियाज। लीवर सेल और पेंक्रियाज ये जो है बहुत ज़्यादा सिक्रेशन करना पड़ता है इनको ना। इसकी जो सेल्स होती हैं, जिन सेल्स से मिलकर बने होते हैं, उनका फंक्शन होता है सिक्रेटरी फंक्शन, तो वहाँ इनका साइज बड़ा होता है, बिगर होते हैं। स्मॉलर इन नॉन सेक्रेटरी सेल्स, जैसे कि मसल सेल। अब ये जो मसल सेल है, मसल सेल्स का काम क्या होता है, जितने भी मसल्स हैं हमारे लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसमें किसी प्रकार का सेक्रेटरी सब्सटेंस बनता ही नहीं है, तो सेक्रेशन नहीं करती है, तो इनमें स्मॉलर होता है। सिस्टर्नी जो होते हैं छोटे होते हैं, थोड़ा छोटे साइज के होते हैं। नंबर की बात किया जाए, वन गोल्जी कॉम्प्लेक्स एवरी एनिमल सेल्स, जितने भी एनिमल सेल हैं हमारे बॉडी के, जितने भी सेल हैं, एक तो इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स 100% होगा ही, ठीक है, क्योंकि वही तो ट्रांसफर करवाएगा हर चीज़ों का। अगर लोअर एल्गी की बात की जाए तो लोअर एल्गी में नंबर 1 होता है, और प्लांट में जनरली 6 to 12 होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि जो राइजोइडल सेल्स हैं जिसमें सिक्रेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत है, और कारा एक एल्गी है, आपको पता ही होगा, बॉटनी पढ़े होंगे, कारा जिसमें ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल होता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है इसका।
तो कारा में मोर देन 100 हो सकते हैं, 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर इसकी पोजीशन की बात की जाए तो इनवर्टिब्रेट, जो वर्टिब्रेट्स हैं हम लोग जैसे कि, उसमें पेरीन्यूक्लियर होता है। अब पेरीन्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, ये हमेशा, पेरीन्यूक्लियर का मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में ही प्रेजेंट होंगे। और इनवर्टिब्रेट, अगर इनवर्टिब्रेट में देखा जाए तो इसमें डिफ्यूज्ड और स्कैटर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं, डिफ्यूज्ड। और फंजाई के अंदर यूनिसिस्टर्नी होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसिस्टर्नी। फंजाई के अंदर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें केवल एक सिस्टर्नी, सिंगल सिस्टर्नी पाई जाती है, तो उसको बोलते हैं यूनिसिस्टर्नी। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, यूनिसिस्टर्नी गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर फाउंड इन, तो ये इसमें फंजाई में मिलता है। ठीक है, यूनिसिस्टर्नी, इसको याद रखेंगे। फिर है सेप। सेप होता है का प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मीन्स जो अपना सेप को, मॉर्फिक मीन्स क्या होता है, जो सेप को जगह जगह पर अकॉर्डिंग टू फंक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक, उसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। तो ये इसका सेप प्लियोमॉर्फिक होता है, चेंज अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन के अकॉर्डिंग ही अपने आप को इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। ठीक है, कभी सिग्रेशन करना है, कभी पैकेजिंग करना है, ठीक है, कभी ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो इस आधार पे इसका साइज जो है, शेप जो है बदला करता है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जा सकता है। डायग्राम आपको फिर से एक बार रिकवर करवा दें। इस तरफ जो पार्ट है इसको बोलते हैं ट्रांस या मैच्योरेशन फेज। क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन फेज। और इसको सिस या फॉर्मेटिव फेज बोलते हैं। इसको कॉन्वेक्स, इसको कॉनकेव और इसको कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, देखो लग नहीं रहा, वो लेंस हम लोग पढ़े हैं मिरर, तो उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है, उस टाइप से इसमें पोलैरिटी पाई जाती है। दो फेस होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव पार्ट ये वाला, जिसको सिस या फॉर्मेटिव फेस बोलते हैं, ये हमेशा टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। किधर होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी ये है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव, जो कॉनकेव पार्ट है जिसको ट्रांस या मैच्योरेशन पार्ट फेस बोलते हैं, ये हमेशा टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होगा। और जो कॉन्वेक्स साइड है ये वाली, ये किधर होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ओर होते हैं हमेशा। ठीक, ये वेसिकल्स हैं, जो सिस फेस की ओर होते हैं उसको वेसिकल्स होते हैं, स्मॉल होते हैं कंपेयर टू वैक्यूल्स, और वैक्यूल्स ट्रांस फेस की ओर प्रेजेंट होते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं, सिस्टर्नी, वैक्यूल और वेसिकल। ये बीच वाले जो है ये सिस्टर्नी है, और ये जो बड़े बड़े से ट्रांस फेस की ओर हैं जिनका साइज बड़ा है, ये वैक्यूल्स हैं। और जो सिस या फॉर्मेटिव फेस की ओर है, स्मॉल साइज में है, ये वेसिकल्स होते हैं। तो आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर इसके गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगली हेडिंग लगाएंगे फंक्शंस, फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे सिक्रेशन एंड पैकेजिंग। सिक्रेशन, ये बहुत सारे ऐसे सिक्रेटरी मटेरियल्स हैं, जैसे कि पैंक्रियाज में हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। इसी तरह से अलग अलग सेल्स में, जैसे पॉलीसेकेराइड्स की बात की जाए तो जो गोबलेट सेल्स होती हैं, गोबलेट सेल, इनसे पॉलीसेकेराइड्स का सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो वहाँ भी ये हेल्प करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और कोलेजन फाइबर, जो प्रोटीन के बने होते हैं, तो कोलेजन प्रोटीन्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। और बहुत सारे जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि ब्लड है, ठीक है, तो कनेक्टिव सेल्स में कोलेजन का सिक्रेशन जो करते हैं वो भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही होता है। प्रोटीन का सिक्रेशन जैसे अकाइनल सेल्स। ठीक, तो ये कुछ मेन फंक्शन है इसके। सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन का भी सिक्रेशन करवाते हैं, श्रावण करवाते हैं, जैसे कि एग्जांपल है थायरोक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, विटेलोजेनेसिस, विटेलोजेनेसिस होता है यौगिक फॉर्मेशन, यौगिक फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी विटेलोजेनेसिस करवाता है। इन सेल प्लेट फॉर्मेशन, जो सेल प्लेट होता है, सेल प्लेट जो दो सेल के मिड में बनता है ना, वो सेल प्लेट, उसके फॉर्मेशन में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। सेक्रेशन ऑफ मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेला जो पेक्टिन प्रोटीन का बना होता है, किसका? पेक्टिन का। इसका भी सिक्रेशन कौन करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और डायरेक्शन एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट इन द सेल, जो सेल्स है, सेल के अंदर और सेल के बाहर तक माइक्रोमोलिक्यूल को डायरेक्शन कौन देता है? जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड बने, ठीक है, राइबोसोम्स में प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, तो सिंथेसाइज तो हो गए, फिर साइटोप्लाज्म में पड़े हैं,
अब उनको डायरेक्शन कौन देगा कि ग्लाइकोप्रोटीन है तो कहाँ जाए, फॉस्फोलिपिड है तो कहाँ जाए, तो उसको डायरेक्शन देता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स उन मैक्रोमोलिक्यूल को मॉडिफाई करेगा, ग्लाइकोसाइलेशन करेगा, फिर जब फॉस्फोलिपिड होगा तो उसको कहाँ भेजेगा, उसको सेल मेम्ब्रेन में चिपका देगा, क्योंकि उससे नई सेल्स जो फॉर्म होगी उसका जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनी होगी कोलेस्ट्रॉल से। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका जहाँ काम होता है उसके अकॉर्डिंग गोल्जी कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल को पूरे बॉडी में या सेल के बाहर या सेल के अंदर डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, विद इन द सेल और सेल के बाहर अंदर भी कर सकते हैं। अगला फंक्शन है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है जब किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल में या माइक्रोमोलिक्यूल में जब कार्बोहाइड्रेट का कुछ पार्ट जोड़ दिया जाता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइको मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट से ही का सिनोनिम है। एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन और लिपिड्स, जब प्रोटीन और लिपिड में कार्बोहाइड्रेट का एडिशन करवाया जाता है, थोड़ा सा पार्ट उसमें जोड़ दिया जाता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट को ऐड करोगे तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन्स जैसे कि डीएनए प्रत्येक पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है, किसी का भी डीएनए मैच नहीं करता, उसी तरह से सेम जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं ये भी किसी की सेम नहीं होती, हर व्यक्ति की अलग अलग होती हैं। ये सेल आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। किसमें, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये सेल आइडेंटिफिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, जब लिपिड का ग्लाइकोसाइलेशन किया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ऐड किया जाएगा तब बनेगा उससे ग्लाइकोलिपिड। और जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जो हमारी जो स्किन की सेल्स हैं, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें बहुत सारा क्या पाया जाता है, ग्लाइकोलिपिड पाया जाता है। और मुख्यतः जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड या लिपिड से मिलकर बनी होती है। उसमें जैसे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है तो सेल मेम्ब्रेन वाला लेक्चर देखेंगे आप, उसमें समझ में आ जाएगा। तो प्रोटेक्शन का इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है प्रोटेक्शन है ग्लाइकोलिपिड का। अगला इम्पोर्टेंट फंक्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है आगे का पार्ट, इस तरह से होता है ना, ये मिडिल लेवल हो गया और इसकी पुछ हो गई। तो आगे का पार्ट है इसको बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम ये है नेक, और ये बीच में क्या होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं, इसको बोलते हैं मिडिल लेवला या मिड पीस, ठीक है। और ये है इसकी टेल। तो जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम में बहुत सारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भरे होते हैं जो कि सिक्रेशन ही करते हैं। क्या करते हैं, सिक्रेशन का काम करते हैं, सिक्रेशन ऑफ स्पर्मलाइसिन जैसे कि हाइल्यूरोनिडेज एक एंजाइम होता है, हाइल्यूरोनिडेज। ये कहाँ से सिक्रेट होता है, स्पर्म के एक्रोसोम से। तो एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भरे हुए होते हैं जो कि हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। एक स्पर्मलाइसिन है, ये क्या करता है, जो जब ये ओवम से फर्टिलाइज करेगा, इस तरह से ओवम होगा और इससे जब फर्टिलाइजेशन होगा इसका स्पर्म का, तब क्या होगा, यहाँ से जब जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो कुछ केमिकल स्टिमुलाई इसके पास जाते हैं इसके अंदर, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम सिक्रेट कर देगी। और ये क्या है, स्पर्मलाइसिन, ये लाइसिस करता है, मतलब तोड़ देता है मेम्ब्रेन को। तो एग की मेम्ब्रेन को तोड़ देगा इस तरह से, और जो जेनेटिक मटेरियल होगा इसका और इसका भी जेनेटिक मटेरियल वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे और उससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका जो फंक्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो आप लोग, GERL जो सिस्टम होता है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, उसका भी पार्ट होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और हेल्प इन एंजाइम पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होता है, मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, ये सेल है पूरा, ये है सेल मेम्ब्रेन। अब इधर कोई भी लिक्विड मटेरियल पड़ा था, इसको इस तरह से सेल
अंदर की ओर एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, खींच ली, तो इसको बोलते हैं, अंदर आने को बोलते हैं, लिक्विड मटेरियल को जब सेल मेम्ब्रेन खींचती है अंदर सेल, तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। तो एंजाइम्स का पिनोसाइटोसिस भी कौन करवाते हैं, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स करवाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे इनकी, आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा गोल्जी बॉडी के बारे में। तो इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लें, मैं साइड में हट जाता हूँ। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय।